एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम ईएल थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ईएल थॉर्नडाइक हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक भूखी बिल्ली पर किया था। उसके अलावा उन्होंने रैट पर भी किया था, चिकन्स पर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन सबसे जो फेमस उनका एक्सपेरिमेंट रहा वो भूखी बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट रहा था। उन्होंने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर रखा और बाहर से एक स्टिमुलस दिखाया जिसको हम फिश या फूड कह रहे हैं। जब उसे फूड दिखाई दे रहा है तो वो उस फूड को पाने के लिए प्रतिक्रियाएं कर रही थी, अनुक्रियाएं कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी। और एक बार वो उसका पैर है वो लीवर पर गिरता है। लीवर पर गिरने के बाद जो लीवर जैसे प्रेस हुआ तो उस बॉक्स का गेट खुल जाता है और बिल्ली बाहर जाकर उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है। इनकी जो थ्योरी है वो मेनली बेस्ड होती है रिपीटिशन पर। बार बार दोहराव किया जाएगा तो लर्निंग है वो खुद ब खुद हो जाएगी। लर्निंग को ये एक मैकेनिकल प्रोसेस मानते हैं, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं। ईएल थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉज थे, जो 3 इंपॉर्टेंट लॉज मैंने बताए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस कि पहले अब बच्चे का तैयार होना जरूरी होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा सीखने के लिए हम उसे नहीं सिखा सकते हैं। फिर दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि जो बच्चे की लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करती है कि बच्चे ने कोई भी एक प्रयास किया, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे रहे तो वो उस काम को दोबारा करेगा, और अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहे तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। थर्ड लॉ था लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी रिपीटेशन। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 सब लॉ थे। पहला जो लॉ था लॉ ऑफ यूज था और सेकंड लॉ ऑफ डिसयूज था। लॉ ऑफ यूज मतलब जो चीज़ें यूज में होती हैं वो उनके साथ साथ लर्निंग बनी रहती है। जो चीज़ें डिसयूज में चली जाती हैं तो वहाँ पर एक्सटेंशन हो जाता है, लर्निंग का अधिगम का विलोपन हो जाता है। ये हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है ईएल थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉज जिसमें मैंने डिस्कस किया तो आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी जो लॉज थे। ईएल थॉर्नडाइक ने 2 टाइप के लॉज की बात की थी। पहले थे प्राइमरी लॉज जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और फिर थे सेकेंडरी लॉ, इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेकेंडरी लॉ है और कौन सा फर्स्ट लॉ है, तो आपको ध्यान रखना है। ईएल थॉर्नडाइक ने 8 लॉ को गौण नियम कहा यानी सेकेंडरी नियम कहा। सेकेंडरी लॉज कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ प्राइमेसी प्रधानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी नवीनता का नियम, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस यानी उत्तेजना की तीव्रता का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी एक अधिक प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी साहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक गतिविधि का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी यानी समानता का नियम। लॉ ऑफ एनालॉजी को लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड्स यानी दृष्टिकोण का नियम। अब हम इन नियम को एक एक करके आराम से समझते हैं कि कौन से नियम में क्या बात की गई। पहला लॉ है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब क्या है? प्रधानता का नियम। जो प्रधानता का नियम है ये कहते हैं कि इनिशियली हम बच्चे को जब भी कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो पहले दिन से ही हमें बच्चे को वो चीज़ सिखाने को लेकर सीरियस होना चाहिए। मतलब जो हम बच्चे को स्टार्टिंग में कुछ भी सिखाएं वो परफेक्ट रूप से सिखाएं, परफेक्शन के साथ सिखाएं। अगर हम बच्चे को परफेक्शन के साथ नहीं सिखाएंगे तो बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी और उन कमियों को दोबारा से सुधारना मुश्किल होगा। किसी भी बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाना ईजी होता है, उस सीखी हुई चीज़ को भुलाकर दूसरी चीज़ सिखाना या फिर सीखी हुई चीज़ में करेक्शन कराना मुश्किल होता है। ये कहता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो जब आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो आप पहले दिन से ही सीरियसली बच्चे को कुछ भी सिखाएं। जैसे जब बच्चे प्री स्कूल में जाने लगते हैं तो उनको 1 2 3 4 लिखना सिखाया जाता है। कुछ बच्चे हैं 4 को कुछ इस तरह से लिखते हैं और टीचर उसको सही कर देते हैं कि कोई बात नहीं, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो सीख जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ही बच्चे को जो 4 है वो किस तरह से बनाया जाएगा ये सिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में ये हैबिट डेवलप हो गई
क्योंकि जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, जितने भी व्यवहारवादी हैं, वो लर्निंग को हैबिट फॉर्मेशन ही तो मानते हैं कि बच्चे को आप आदत डलवा दो, और एक बार बच्चे को अगर इस चीज़ की आदत लग गई तो इसकी आदत छुड़वाना और ये सिखाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम किसी काम में बिजी होते हैं और बच्चे को थोड़ी देर फ़ोन पकड़ा दिया, धीरे धीरे बच्चे में हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, वो फ़ोन का आदी हो जाता है, खाना भी वो फ़ोन के साथ ही खाता है, फ़ोन देखते देखते खाना खाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हो गई है, वहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन हो गई। अब उस हैबिट को छुड़वाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बच्चे में वो हैबिट डालेंगे ही नहीं, आप बच्चे को फ़ोन का आदी बनाएंगे ही नहीं, तो बच्चे में वो हैबिट डेवलप नहीं होगी, तो वहाँ पर समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हैबिट डलने के बाद उसमें चेंज होना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी हम बच्चे को कुछ भी सिखाएं, हमें फर्स्ट डे से सीरियसली बच्चे को अच्छे से परफेक्शन के साथ सिखाना होगा। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब नवीनता का नियम। नवीनता का नियम कहता है कि हम साल भर जैसे हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं, हर एक लेसन के एक एक टॉपिक को पूरे साल में सीखते हैं, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम पूरे सिलेबस को एक बार ही रिवाइज़ करते हैं। एक बार रिवाइज़ करने के पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि जो रिसेंटली जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो रिसेंटली जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो हमारी कॉन्शियस माइंड में होती हैं और उनको रिट्रीव करना आसान होता है। हमारी मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर हो गई, उनको फिर से याद कर उसको एग्ज़ाम में लिखना हमारे लिए आसान होता है। जो चीज़ें हमने रिसेंटली सीखी हैं, मतलब कुछ टाइम पहले ही सीखी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने 2-4 साल पहले सीखी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने जस्ट अभी 2-4-5 दिन पहले सीखी हैं। तो जो 2-4-5 दिन पहले जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो हमें बहुत अच्छे से आती होंगी, और 2-4-5 साल पहले जो चीज़ें हमने सीखी थी वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि लर्निंग में भी एक्सटेंशन होता है, लर्निंग में भी विलोपन होता है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिसेंसी कहता है जितना रिसेंटली हमने कोई भी चीज़ सीखी होगी, वही हमारी लर्निंग, वही हमारे अधिगम, वही हमारे व्यवहार में हमें दिखाई देती है। जितने भी व्यवहारवादी हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, चाहे वो E.L. थॉर्नडाइक हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे वो इवान पावलोव हो, चाहे वो वॉटसन हो, सभी चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर की बात करते हैं। ये जो कहते हैं कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो मॉडिफिकेशन होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर लर्निंग डिपेंडेंट होती है, यानी उद्दीपक कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग उद्दीपक होगा उतनी ही लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। आपका जैसे एग्ज़ाम अगर बिल्कुल पास में है तो आपकी जो लर्निंग है उसके अधिगम करने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया किसी एग्ज़ाम का तो आप आराम से बैठे हैं, आप लर्निंग कभी एक दिन आपने पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको स्टिमुलस नहीं दिख रहा, आपको उद्दीपक नहीं दिख रहा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये क्या है, आपका उद्दीपक का काम करता है। तो जब तक एग्ज़ाम की डेट आपको नहीं मिली, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं मिला, इसीलिए लर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो जाती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिल जाता है और आपकी जो लर्निंग है वो तेज़ी से होने लगती है। स्टिमुलस है, उद्दीपक है, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी रीइंफोर्समेंट भी होता है, रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकती है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों ही, जब स्टिमुलस कोई भी हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो, पुनर्बलन के कारण भी जो लर्निंग है वो तीव्रता से होती है, और पनिशमेंट से बचने के लिए भी जो लर्निंग है वो तीव्रता से होती है। यहाँ पर जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में बॉन्डिंग की बात भी कही जाती है कि जितना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, लर्निंग उतनी ही बेहतर तरीके से होगी। मतलब जो E.L. थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि पहले बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, मतलब पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है और एक क्या होता है, उद्दीपक होता है। तो E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले बच्चे को आप उद्दीपक दिखाएं, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी उन्होंने देखा था, जो भूखी बिल्ली उसके सामने फिश को रखा था, फिश एक उद्दीपक का काम कर रही थी। मतलब पहले आप उद्दीपक दिखाएं तभी अनुक्रिया होगी। जितना स्ट्रॉन्ग या इनके बीच में बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग उद्दीपक होगा, जो रिस्पॉन्स है, जो अनुक्रिया है, वो भी उतनी ही तीव्र गति से होगी, वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस।
फिर उसके बाद हम करें लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। जब बच्चा स्टार्टिंग में कुछ भी सीखता है, इनिशियल फेज में कुछ भी सीखता है, तो वो बहुत सारी गलतियां करता है। अपनी गलतियों से वो सीखता है, बार बार वो गलती करेगा, तो हर एक गलती से वो कुछ ना कुछ नॉलेज यानी कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करेगा, और उसके साथ साथ उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी उसको साथ साथ अनुभव मिलता है। उस ज्ञान और एक्सपीरियंस का यूज करके वो अपनी गलतियों को एलिमिनेट करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, और वो अपनी लर्निंग बेहतर तरीके से कर पाता है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जब आप पजल सोल्व कर रहे होते हैं, कोई भी एक पजल आप सोल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देते हैं, एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, यानी एक समस्या का समाधान करने के लिए आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन पर काम करते हैं कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से भी हो सकता है। वो आपका मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का लॉ होता है। फिर उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया? साहचर्य स्थानांतरण का नियम। यहाँ पर जो साहचर्य है, यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन की बात की जाती है, इनके बीच में साहचर्य की बात की जाती है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो साहचर्य होगा, जो कनेक्शन होगा, जो संबंध होगा, उसके लॉ की बात की गई है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन की, कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी इसका दूसरा नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन की बात की जाती है। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहता है कि एक प्रकार जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, वो दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है, तो वहाँ पर भी लर्निंग होती है। जैसे हम देखें कि हमारा डोरबेल बजता है, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई आया होगा, और उसके साथ हमारी बातचीत होगी, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन आपको करनी पड़ेगी। तो डोर का बजना और सोशल इंटरेक्शन का वहाँ पर क्या हो गया? एक साहचर्य हो गया है, वहाँ पर एक कनेक्शन बन गया है। तो ये है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। फिर उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जो ईएल थॉर्नडाइक है, वो कहते हैं कि जब भी हम बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे, तो वो स्टेप्स में सिखाएंगे, छोटे छोटे चंक्स में सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाएं। एक बार में आप सारी चीज़ें बच्चे को नहीं सिखा सकते, पहले उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे। पार्शियल एक्टिविटी करेगा बच्चा, छोटी छोटी चीज़ें सीखेगा, फिर उसके बाद वो कंप्लीट चीज़ों को सीखने लगेगा। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जैसे हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जो पजल है उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, तो हम छोटे छोटे पोर्शन बच्चे के साथ सोल्व करवाएंगे। पहले एक पोर्शन को सोल्व करवाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और फिर कंबाइंड रूप से वो एक पजल को सोल्व कर पाएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ एनालॉजी, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी समानता का नियम। समानता का नियम कहता है कि जब भी हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, तो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, पहले से बच्चा कितना जानता है, उससे रिलेट करके उसकी सिमिलर चीज़ें अगर हम बच्चे को सिखाएंगे, तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यानी बच्चे की लर्निंग कराने के लिए पहले हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान है, उसका पता होना जरूरी है, और जो चीज़ें बच्चा पहले से जानता है, उससे सिमिलर चीज़ें हम बच्चे को उसके साथ अटैच करके पढ़वाएंगे। जब बच्चे को दो सिमिलर चीज़ें, दो समान चीज़ों को बीच में हम कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे, तो बच्चे की लर्निंग है वो बेहतर हो पाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का तो पूरी ज़िंदगी में खेल होता है। एटीट्यूड दो प्रकार के हम मानते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कोई भी समस्या का समाधान जब हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें कि समस्या कोई भी हो, उसका समाधान पॉसिबल होगा एक तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से होगा। जिस बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो बच्चा ये समझता है कि हर एक समस्या का समाधान होता है, हो सकता है समस्या का समाधान होने में टाइम लगे, या फिर जो तरीका हम अपना रहे हैं वो तरीका सही ना होकर दूसरा तरीका सही हो सकता है, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, उस समस्या का समाधान कर लेगा, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो बच्चे के सामने चाहे कितनी आसान से आसान कोई समस्या हो, वो उसको लेकर भी पजल रहेगा। उसे लगता है कि वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, यानी वो रस्सी को भी सांप समझने लगता है। उसके माइंड में एक, उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मेरे बस की नहीं है, तो वो ट्राई ही नहीं करेगा, और जब ट्राई ही नहीं करेगा तो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। ये होता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। बच्चे का माइंड सेट कैसा है? अगर उसका माइंड सेट पॉजिटिव है, तो वो उस समस्या का समाधान कर लेगा। अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, तो वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। ये 8 लॉ थे जो ईएल थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में बताए थे, जिनको हम सेकेंडरी लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के कहते हैं।
E.L. थॉर्नडाइक हैं, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में काम किया था, इसीलिए इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। E.L. थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको SR बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, याद रखिएगा। ये पहले कहते हैं कि बच्चे के सामने हम स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे तब वो रिस्पॉन्स करेगा, बिना स्टिमुलस के वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। जब तक बच्चे के सामने उद्दीपक नहीं आएगा वो अनुक्रिया नहीं करेगा। बिल्कुल अपोजिट है B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि B.F. स्किनर कहते हैं कि पहले वो अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करने के बाद उसे स्टिमुलस मिलेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इवान पावलोव कहते हैं वहाँ पर 2 स्टिमुलस में बॉन्डिंग की बात होती है, 2 स्टिमुलस में एसोसिएशन की बात होती है कि 2 स्टिमुलस को एक साथ जोड़ देंगे तो लर्निंग होगी। इवान पावलोव की थ्योरी में इनवॉलेंट्री रिएक्शंस आते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर जो कंट्रोल है वो ऑर्गेनिज्म के हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो कंट्रोल होता है वो ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी एनिमल है उसके हाथ में होता है कि वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहा है। और यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो उद्दीपक का होता है, स्टिमुलस का होता है। स्टिमुलस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो लर्निंग है वो उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। E.L. थॉर्नडाइक की जो थ्योरी का सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट, उस पर बेस्ड थी B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर डिपेंडेंट है, यानी कॉन्सिक्वेंसेज के पर डिपेंडेंट होती है। अगर बच्चे को अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज मिले, गुड परिणाम मिले तो वो उस काम को दोबारा करेगा, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेज बैड रहे तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, और अगर बच्चे को पनिशमेंट मिली तो वो इस काम को दोबारा नहीं करेगा। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को इंपॉर्टेंस किसने दी है? B.F. स्किनर ने दी है। आपको याद रखना है, रिपीटेशन को इंपॉर्टेंस किसने दी है? E.L. थॉर्नडाइक ने दी है। E.L. थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉज हैं वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और इनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको डिफ्रेंशिएट करना पूछ लेगा कि कौन से प्राइमरी लॉज हैं और कौन से सेकेंडरी लॉज हैं। होपफुली आपको E.L. थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।